Hello, dear bankers. Hello to everybody. A very very warm welcome to JIB CIB Prep. हम कर रहे हैं आपका सब्जेक्ट ABFM तैयार, जहां आज हम मॉड्यूल डी शुरू करने वाले हैं। मॉड्यूल डी का यूनिट 19 से बातचीत करेंगे। वैसे अभी तक हमने तीनों मॉड्यूल्स में 6 यूनिट्स ईच पढ़े हैं। इस मॉड्यूल डी में हमारे पास टोटल 7 यूनिट्स हैं, बट वन ऑफ द ईजिएस्ट एंड मोस्ट स्कोरिंग यूनिट्स बोल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास किसी भी तरीके के न्यूमेरिकल्स नहीं है, प्योरली है प्रैक्टिकल कंटेंट, बट थियोरी फॉर्म में हमें पढ़ना भी और एग्जाम में भी उसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस डेफिनेटली बनते हैं। किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे एमसीक्यूज आने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, वो सब मैं आपको हर एक सेशन में बताने वाली हूँ। शुरू कर रहे हैं यूनिट 19 के साथ, जो कि है हाइब्रिड फिनेंस। हाइब्रिड बोले तो हमने देखा, फिनेंस बोले तो बिजनेस में पैसों की ज़रूरत होती है। ये पैसे जो है या तो हम इक्विटी से लेते हैं, अगर हमें यूनिट 7 याद है तो यस, या तो हम इक्विटी से लेते हैं या हम डेट से लेते हैं, है ना। या तो हम इक्विटी से लेते हैं या हम डेट से लेते हैं। अगर मैं कहूँ एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जहाँ दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों मतलब आपको डेट का पोर्शन भी मिलेगा और इक्विटी का पोर्शन भी मिलेगा, ऐसे होते हैं हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स, या जो ये सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है, इसी को बोलते हैं हाइब्रिड फाइनेंस, जहाँ एक ही इंस्ट्रूमेंट में दोनों तरीके से आपको प्रोपगेशन मिलने वाली है। यस, तो जब कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों डेट के भी और इक्विटी के कंबाइन कर दिए जाते हैं एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट में, उसी को हम हाइब्रिड सिक्योरिटी बोलते हैं। इससे होता क्या है दोस्तों, इससे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, क्योंकि पेमेंट कहीं ना कहीं, लेट्स से कोई इंस्ट्रूमेंट एज अ कंपनी आपने इशू किया टू गेट मनी, ठीक है। अब आपके पास पैसे है, थोड़े समय तक वो डेट रहा और फिर वो डेट से इक्विटी में तब्दील हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट रहा, यहाँ पे आप डेट सर्विस को पोस्टपोन कर दे रहे हो। अगर मैं पर्टिकुलरली ट्रेडिशनल फॉर्म में बोलूँ डेट को, ये फायदा है, ठीक है। एंड दे कैन बी बेनिफिशियल टू ऑल पार्टीज। खाली ऐसा नहीं है जब जिस कंपनी ने पैसे मांगे हैं एंड इशू करी सिक्योरिटीज, खाली उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है, इन्वेस्टर के लिए भी है, बिकॉज एक समय तक डेट है, ठीक है। कहीं ना कहीं कम रिस्क है, बट देन रिस्क विद टाइम कहीं ना कहीं टेकन केयर हो जाएगी। यस, तो बहुत सारे सालों से इंडियन कंपनी जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं हमारी हाइब्रिड फिनेंस में, हाइब्रिड सिक्योरिटीज इश्यू करने में। यस, ओके। या तो जो जैसे अपने मान लेते हैं, मैंने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे, मैं एक कंपनी में प्रेफरेंस शेयर इशू करे, यहाँ पे मैं हो सकता है ऑप्शन दे दूँ इन्वेस्टर को, या कंपल्सरीली कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इशू कर दूँ। तब यहाँ पे इन्वेस्टर सोच समझ के पैसे डालेगा कि उसको कंपल्सरी वाले में डालने हैं कि ऑप्शन वाले में डालने हैं। यहाँ पर FCCBs, जैसे मैंने आपको ADR GDR का कंसेप्ट बताया था, जब इंटरनेशनल मार्केट से आप पैसे उठाते हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में पैसे डालते हैं, उसी तरीके से फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स भी होते हैं। ये भी एक तरीके का हाइब्रिड सिक्योरिटी है। और जब भी आप हाइब्रिड सिक्योरिटी इश्यू कर रहे हो, है ना, इससे क्या होता है, कंपनी के पास एक एबिलिटी है कि वो ऑप्टिमाइज कर सकती है दोनों, डेट का पोर्शन भी और इक्विटी का पोर्शन भी, जब वो अपने पूरा कैपिटल का ढांचा बना रही है। ठीक है, मेक सेंस? ओके, नाउ द मेच्योरिटी टर्म ऑफ हाइब्रिड इशुएंस बदल सकती है, वेरी हो सकती है, सेवरल कॉल ऑप्शंस एक्सरसाइज करे जा सकते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पे लीवे भी मिलता है टू इंक्रीज द कूपन रेट, एक तरीके से पाथ मिलता है जिसकी वजह से आप कूपन रेट, रेट ऑफ रिटर्न बोल सकते हैं, यील्ड रेट बोल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, चलिए मेजरली इस चैप्टर में क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट समझेंगे, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको वहाँ थोड़ी डिटेलिंग और भी दूंगी। इजी और शॉर्ट चैप्टर है, ओके। नाउ द arrears of dividend payment are distributed to the preference shares often known as, so basically प्रेफरेंस शेयर्स एक तरीके से सोर्स ऑफ इक्विटी है ना, या सोर्स ऑफ फिनेंस है, थ्रू इक्विटी ऑप्शन बोल सकते हैं। अगर ये कन्वर्टेबल है
इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे पर्टिकुलरली, और अगर कन्वर्टेबल नहीं है तो ये एक तरीके से यहाँ पे आप फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न देते रहते हो। प्रेफरेंस शेयर्स में होता है इसी तरीके से। अब हमारे पास अलग अलग तरीके से प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कुछ पार्टिसिपेटिंग है, कोई नॉन पार्टिसिपेटिंग है, कोई क्यूमुलेटिव है, कोई नॉन क्यूमुलेटिव है। क्योंकि ये टॉपिक आ गया तो मैं हल्का सा समझाना चाहूँगी। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे बैलेंस शीट्स बनती है या पीएनएल अकाउंट बनते हैं, ठीक है ना, जैसे बैलेंस शीट ही बोलते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट में यहाँ कुछ असेट्स रखे हैं या करंट असेट्स रखे हैं, यहाँ पे आपका इक्विटी है या रिजर्व्स हैं, और यहाँ लायबिलिटीज़ है, इन लायबिलिटीज़ में यहाँ पर करंट लायबिलिटीज़ रखी हुई हैं। तो इस तरीके से दोनों साइड मैच हो जाती है, इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट बनती है। ओके, अब मान लेते हैं जो मुनाफा हुआ या कंपनी लेट से लिक्विडेट हो रही है, कंपनी लेट से लिक्विडेट हो रही है। जब कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो क्या होगा, कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पैसे दिए जाएंगे, आपके डिबेंचर होल्डर्स आ जाते हैं जैसे कि इसमें, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आ जाएंगे, फिर इसके बाद पैसे बचेंगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे दिए जाएंगे, उसके बाद भी पैसे बचेंगे तो फिर हमारे पास इक्विटी वाले का नंबर आएगा। अब वैसे तो क्या होता है, हम प्रेफरेंस शेयर वालों को ऑलरेडी पैसे दे चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी गिवन मनी, बट लेट्स से अगर आप पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं तो यहाँ पर इक्विटी वालों के साथ साथ आप भी पहुंच जाते हो पैसे लेने के लिए। नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, लेट्स से लिक्विडेशन हटा देते हैं, लेट्स रिमूव लिक्विडेशन, इन जनरल ऑल्सो दे पार्टिसिपेट इवन आफ्टर टेकिंग देयर ओन शेयर। क्यूमुलेटिव में क्या होता है, इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, साथ क्यूमुलेट हो रहा है। यस, यहाँ पर क्या हो रहा है, अरियर्स इकट्ठे हो रहे हैं, पुराना बकाया पैसा इकट्ठा हो रहा है। नॉन क्यूमुलेटिव, जहाँ पे क्यूमुलेट नहीं हो रहे हैं, साथ इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, बट क्योंकि हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कहाँ पे इकट्ठे करके पेमेंट बांटी जाती है, ऑफ कोर्स इट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। यस, वेरी वेल, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेफरेंस शेयर्स आर हाइब्रिड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। प्रेफरेंस शेयर्स हाइब्रिड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं क्योंकि यहाँ पे डिबेंचर का भी आपको पोर्शन दिखता है, इक्विटी का भी। देखिए, डेट और इक्विटी मिलाकर ही हाइब्रिड बनता है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। खाली डेट और खाली इक्विटी से पहली बात हाइब्रिड बनता ही नहीं है। और यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी वन ऑफ द टाइप्स जहाँ पे इक्विटी और डेट दोनों का ऑप्शन होता है, इसलिए आंसर वुड बी सी। Am I clear to everybody? चलिए, a warrant is a relatively uh, dash option to buy a to buy at a predetermined price over a specified, to buy a dash at a predetermined exercise price over a specified period of time। तो वारंट क्या होता है? तो बेसिकली वारंट में जैसे मान लेते हैं आपने एज अ कंपनी वारंट इश्यू किया, वारंट बोले तो एक राइट दे दिया आपने इन्वेस्टर को कि आप चाहो तो, लेट्स से वारंट में बेसिकली एक प्राइस है, प्राइस एक्स, जो बेसिकली कम प्राइस है। अगर मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बोलूं तो ये प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। ओके, आपने अपने इन्वेस्टर को एक राइट दे दी कि आप चाहो तो इस रेट पर, यहाँ जब प्राइस एक्चुअली में तो ये है, ओके, प्राइस एक्चुअली में तो ये है, बट आप इस प्राइस पे सामान खरीद सकते हैं। उसके लिए ऑफ कोर्स कुछ पेमेंट देनी पड़ती है। तो ये शॉर्ट टर्म होता है कि लॉन्ग टर्म होता है, इक्विटी होता है कि डिवेंचर होता है? हम शेयर खरीदने की बात कर रहे हैं तो शेयर ऑफ कोर्स इज अ इक्विटी। तो आंसर कैन नॉट बी ए, कैन नॉट बी बी।
and it is also not short term, it is over a period of time, therefore long term है. Am I clear to everybody? कंसेप्ट समझ में आया वारंट का? वारंट का कंसेप्ट समझ में आया, इंपॉर्टेंट है. As per dash guidelines, very important, okay? If conversion takes place at or after 18 months but before 36 months from the date of allotment, the holder of the debenture will have the option to convert either partially or fully if the conversion takes place during this period. यहाँ मैं conversion बोल रही हूँ from debt to equity when we are talking about a hybrid security that has been issued by the company. अगर कोई hybrid security issue करी गई है आपकी कंपनी द्वारा, तो अगर टेन्योर 18 महीने से तो ज़्यादा है बट 36 महीने से कम है, कहने का मतलब है 3 साल से कम है बट 1.5 साल से ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर है जिसने सिक्योरिटी फॉर द टाइमिंग डेट में ले रखी है बट उसे इक्विटी में तब्दील कराने का उसके पास ऑप्शन है, तो पूरा का पूरा या पार्शली. बट ये गाइडलाइंस किससे आई होंगी आप समझिए, शेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, बैंक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. ऑफ कोर्स इट विल कम फ्रॉम सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. यस, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से ही आएगी. बट ये डेटा हमारे लिए, जैसे मैंने आपसे सेबी के बारे में बात करी है, बट हो सकता है यहाँ से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक सेपरेट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है. एम आई क्लियर टू एवरीबडी? यस, टेक अ नोट ऑफ दिस वन, वेरी इजी चैप्टर. धीरे धीरे हम सारे कंसेप्ट को अपने दिल में उतार रहे हैं. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर. Dash financing is normally raised for raising funds for a specific project or finance an acquisition. Actually question थोड़ा सा वेग है, थोड़ी सी और डिटेलिंग होनी चाहिए for you to come to a conclusion कि कौन सा टाइप ऑफ फिनेंसिंग यार हम बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू. मान लेते हैं एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी ने किसी और कंपनी से या फिर किसी इंडिविजुअल से पैसे लिए, ठीक है, और जो ये पैसे लिए हैं दिस इज बेसिकली अ उधार, डेट लिया है, ठीक है. बट जब डेट लिया था, जब डेट ले रहे थे उसी समय जो कॉन्ट्रैक्ट बना, उस कॉन्ट्रैक्ट में जब ये कॉन्ट्रैक्ट बना, उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख दिया था, क्या लिख दिया था कि अगर आपने पैसे वापस दे दिए तो ओके है. बट लेट्स से ये ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन 2 है. अगर आप पैसे वापस नहीं दे पाए, ठीक है, अगर आप ये पैसे वापस नहीं दे पाए देन जो डेट है उसे इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. इक्विटी ऑफ योर कंपनी इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. और इसी को बोलते हैं मेज़नेन फाइनेंसिंग. पहले जो पैसे लिए हैं वो डेट ही है, अगर आपने डिफॉल्ट नहीं किया तो वो डेट ही रहेगा. बट अगर आपने डेट पे डिफॉल्ट कर दिया तो आपकी कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाएगी, हमें ओनरशिप मिल जाएगी उतने परसेंटेज के लिए. इसे बोलते हैं मेज़नेन फाइनेंस. थोड़ा सा क्वेश्चन वेग है, क्वेश्चन में एम्बिग्विटी है, मोर क्लियरेंस चाहिए होगी, लाइक आई हैव गिवन यू. Therefore, am I clear? This is known as mezzanine finance. वैसे debts, warrants, debentures, debt तो नहीं, debentures, warrants, preference shares, all of these are hybrid options. Okay, the answer is mezzanine financing. So a hybrid of debt and equity financing that gives the lender the right to convert the debt to an equity interest in the company in case of default. अगर default हुआ तो सिर्फ और सिर्फ default हुआ तभी,
Generally, after the venture capital companies and other senior lenders are paid. Bye-bye. Very well. Which of the following is an innovative hybrid? इनमें से कौन सा innovative hybrid है? Hybrids as convertible bearer from the bond. Hybrids is a risk management strategy for commodities. To mandate foreign exchange risk. ये सारे ही आप बोल सकते हो अलग अलग तरीके के हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू आप इंस्ट्रूमेंट्स इशू करते हो और पैसे बाजार से उठा पाते हो. ये सारे ही बोल सकते हैं इनोवेटिव हाइब्रिड्स हैं जहाँ आप कन्वर्टेबल बियरर फॉर्म बॉन्ड्स इश्यू कर रहे हो. रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज फॉर कमोडिटी मार्केट. हल्का फुल्का कमोडिटीज़ के बारे में मैंने आपके साथ BRBL में भी डिस्कस किया जब मैं टैक्स लॉस पढ़ा रही थी आपको यूनिट 24 module C. Yeah. Now, the characteristics of debt and equity which are combined into a single instrument are known as hybrid security, multiple security. या दोनों जहाँ पे दोनों ऑप्शन दे रखे होते हैं मैंने देखा है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि हमने पढ़ा नहीं होगा शायद होगा. ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे. हाइब्रिड हाइब्रिड ही है, मल्टीपल तो नहीं है. अगर कोई और नाम होंगे होते हैं वो मैं बताती चली जाऊंगी आपको. ठीक है. Which of the following is not the advantage of hybrid security? इनमें से कौन सा hybrid security का advantage नहीं है is your question. Okay, ज़्यादा yield मिलती है आपको क्योंकि debt का भी है और equity का भी है. Less volatile market price है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा जैसे कि डेट इक्विटी मार्केट करती है. रिस्क को कहीं ना आपने डाइवर्सिफाई कर दिया है या फिर प्रॉब्लम है असेसमेंट में. प्रॉब्लम क्या एडवांटेज हो सकती है आप पहले बताइए मुझे. ये अपने आप में ही ऑड वन आउट हो जाएगा. ये अपने आप में ही ऑड वन आउट है. एम आई क्लियर गाइस? आर वी अलाइंड? ठीक है. चलिए, तुम्हारे पास क्या एडवांटेजेस है? आप ज़्यादा ही ले पाते हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न जो है ज़्यादा मिल पाता है इन कंपैरिजन टू डेट. क्योंकि सिक्योरिटी अभी इक्विटी में भी आप इस इंस्ट्रूमेंट को कन्वर्ट कर सकते हो. कम है क्योंकि मार्केट प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं रेगुलर है, प्री डिटरमाइंड रिटर्न मिलने वाला है. इसी तरीके से आपका कॉन्ट्रैक्ट जब आपने इनिशियली पैसे इन्वेस्ट किए थे इसी तरीके से हुआ. कहीं ना कहीं आपने रिस्क भी डाइवर्सिफाई कर दी ओवरऑल फॉर द इशूअर एज they do not have to have any strict definition of either equitable securities or debt securities as somebody who is issuing the securities. Yeah. बहुत असेसमेंट रहता है. असेसमेंट करना इतना सिंपल नहीं है. इक्विटी का, सिक्योरिटी का, इक्विटी का, डेट का, दोनों का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए असेसमेंट में डिफिकल्टी है. दैट्स प्रीटी मच इट. इतना ही है ये चैप्टर. ओके. ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे अगर अभी तक नहीं किया है और CM में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेंगे ताकि पोस्ट द सेशन आप मेरे से बातचीत करके अपने डाउट्स को भी सॉल्व करा पाए एंड कंटेंट भी कंज्यूम कर पाए. ओके. ये TG ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है. अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो कर लीजिए. That's it from my side for Unit 19. I'll see you with Unit 20 soon. Till then, keep learning, keep growing. This is your friend and your teacher, CM Disha Dua, signing off for today. Bye-bye.